नमस्ते दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपने अगले सेगमेंट में द लिविंग वर्ड चैप्टर को स्टार्ट करूंगा, तो कहीं ना कहीं जैसे ही हमारी नज़र लिविंग वर्ड के उस पहले चैप्टर पे जाती है तो उसी के साथ साथ हमारी नज़र उसके बगल वाले पेज पर भी जाती है, जिसमें एक साइंटिस्ट हैं और जिनके साथ उनका जो बायोग्राफी है उसको अटैच किया गया। उस बायोग्राफी में बस यही है कि थोड़ा बहुत उनकी इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन है और उस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उनकी लाइफ की जो छोटी बड़ी अचीवमेंट्स है उसको भी वहाँ पर लिखा गया है। तो जैसे ही उसको बच्चे पढ़ते तो उनको थोड़ा सा बोरिंग लगता है, तो इस वजह से मैंने उसकी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको यहाँ लिख रखा है, जिनसे कभी सवाल बने हैं या फिर जिनसे आगे भविष्य में बनने की उम्मीदें हैं। और साथ ही साथ में कुछ टर्म्स हैं जो समझने वाले हैं उनको भी मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आज हम उस साइंटिस्ट की जीवनी को थोड़ा सा देखते हैं। और ये सिर्फ पहले चैप्टर के साथ ऐसा नहीं है, दरअसल क्लास 11 की बायोलॉजी में पाए जाने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनको एनसीईआरटी ने कुछ यूनिट्स में समेट रखा है। जैसे कि क्लास 11 में जितने भी चैप्टर्स हैं उनको एनसीईआरटी ने 5 यूनिट्स में समेटा है। तो हर यूनिट का जो पहला चैप्टर है उसके सामने एनसीईआरटी ने किसी न किसी साइंटिस्ट की बायोग्राफी दे रखी है। तो ठीक उसी तरह जैसे ही नज़र हमारी पहले चैप्टर पर जाती है उसके साथ साथ अर्नस्ट वाल्टर मेयर की जीवनी पर भी जाती है। इस लेक्चर को देखने के बाद कभी भी अगर अर्नस्ट वाल्टर मेयर का नाम कहीं आ गया, हालांकि जिसको एनसीईआरटी शॉर्ट में अर्नस्ट मेयर लिखता है, तो कभी भी अगर इनका नाम कहीं आ गया तो ये हमें सुना सुना सा नहीं लगना चाहिए, बल्कि कहीं ना कहीं सुना सुना हुआ लगना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं अर्नस्ट मेयर की। तो वैसे मैंने यहाँ पर इनका डेट ऑफ बर्थ लिखा तथा साथ ही मृत्यु की भी तिथि लिखी है, पर ऐसा कभी हुआ नहीं कभी किसी साइंटिस्ट की डेट ऑफ बर्थ या उसकी मौत से सवाल आया हो कि किस सन में उनकी मौत हुई हो। इसको मैंने इस वजह से लिखा क्योंकि आप थोड़ा देखिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इनका डेट ऑफ बर्थ सन 1904 में है और इनकी जो मृत्यु की तिथि है वो सन 2004 है। तो कहीं ना कहीं ये इनका जो लाइफ स्पैन रहा वो 100 साल का रहा। ये अपने आप में थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब दूसरी चीज़ जो ये है कि इनका जन्म दरअसल केम्पटन नाम की एक जगह है जर्मनी में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। उसके साथ साथ इनको जो है इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कहते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट दरअसल हम उन साइंटिस्ट को कहते हैं जिनका लेना देना इवोल्यूशन से हो। अब इवोल्यूशन से इनका सिर्फ लेना देना नहीं है, बल्कि इवोल्यूशन के क्षेत्र में इन्होंने एक बहुत बड़ी ख्याति बटोरी थी। ये इन्होंने एक मतलब हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इनको महारत हासिल था इवोल्यूशन के क्षेत्र में, इन्होंने बहुत प्रसिद्धि पाई थी, जिसको देखते ही वे इनको जो है 20वीं सेंचुरी का डार्विन कहा जाने लगा। दरअसल डार्विन उस समय क्या, आज भी डार्विन बहुत बड़ा नाम है, और अगर किसी को डार्विन कह करके संबोधित किया जाता है तो मतलब उस व्यक्ति में भी कुछ न कुछ खासियत है। और ऐसे इस व्यक्ति का जो चित्र है वो एनसीईआरटी के पहले पेज पर नहीं छापा गया है। तो इनको जो है डार्विन ऑफ द 20वीं सेंचुरी कह करके पुकारा जाने लगा, और इस लाइन से सवाल आते रहे हैं और आने की संभावनाएं हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, पहले मैंने लिखा है कि इनका जन्म 1904 में, इनकी मृत्यु की तिथि सन 2004 है। उसके साथ साथ इनका जो जन्म स्थान है वो केम्पटन में है। केम्पटन एक जगह है जो जर्मनी में आती है। ठीक है, और इनको इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कहते हैं। मैंने बताया कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट दरअसल हम उन साइंटिस्ट को कहते हैं जिनका लेना देना इवोल्यूशन के साथ हो। इसके साथ साथ मैंने कहा इवोल्यूशन में इन्होंने इतनी महारत हासिल कर ली थी कि इनको 20वीं सेंचुरी का डार्विन कह के पुकारा जाने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद आगे एनसीईआरटी लिखता है कि ही इज़ वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। इस 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम का कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी समय किसी के टॉप मोस्ट 100 साइंटिस्ट की लिस्ट बनाएं तो उस लिस्ट में एक नाम फिक्स है, वो अर्नस्ट मेयर का है। क्योंकि इनके महारत को देखते हुए, इनकी प्रसिद्धि को देखते हुए एक नाम इनका टॉप मोस्ट 100 साइंटिस्ट में आना तय है कि इतने महान साइंटिस्ट थे। ये बात एनसीईआरटी खुद लिखता है, हालांकि इससे सवाल आने के चांसेस बहुत कम है इस लाइन से। लेकिन हाँ, अगली जो लाइन है बायोलॉजिकल स्पीसीज, इसको देखते हुए एनसीईआरटी लिखता है कि ही ऑल्सो पायनियर्ड द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। ये क्या है वो मैं अभी थोड़ा सा लास्ट में बताता हूँ, क्लियर कट इसको समझते हैं, सिर्फ पढ़ के नहीं चलेंगे। ठीक है, और इस लाइन का दरअसल मतलब सिर्फ इतना सा है कि आज जो हम बायोलॉजी की एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, आज जो स्पीसीज़ की एक्सेप्टेड डेफिनेशन है बायोलॉजी में, उसको देने वाले अर्नस्ट मेयर ही रहे हैं। और इसके नीचे जो है वो ये है कि इनको एक टाइटल से यानी उपाधि से नवाजा गया था जिसका नाम था द अलेक्जेंडर एगजिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, सिर्फ ये उपाधि है। हालांकि इसमें एक वर्ड है थोड़ा सा, वो उसको जो अंग्रेजी ढूंढने में, उसकी हिंदी ढूंढने में लोगों को थोड़ा सा कठिनाई होगी, जिसका नाम है एगजिस। एगजिस का मतलब होता है रिटायर्ड, तो ये लिखा हुआ है रिटायर्ड प्रोफेसर। ठीक है, एगजिस का मतलब होता है रिटायर्ड प्रोफेसर जूलॉजी के। इनको अपने समय में 3 प्राइजेस से नवाजा गया था, जिसमें जो पहला प्राइज़ था वो था
बाल्जन प्राइज़, दूसरा है इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी, तीसरा है क्रेफूड प्राइज़। अब डेट्स वगैरह तो इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, लेकिन अगर डेट्स एनसीईआरटी में आ गई, नाम एनसीईआरटी में आ गए, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गए। तो इस वजह से मैंने ये डेट्स लिख रखी हैं। जो बाल्जन प्राइज़ था वो इनको 1983 में दिया गया था, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी 1994 में दिया गया था, और जो क्रेफूड प्राइज़ था वो इनको 1999 में दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूंगा और जो समझने वाली चीज़ें होंगी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और जो समझने वाली चीज़ है वो है ये टर्म जिसका नाम है बायोलॉजिकल स्पीसीज़। इसको हम थोड़ा सा कायदे से देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा बायोलॉजिकल स्पीसीज़ को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे ही बायोलॉजिकल स्पीसीज़ हम पढ़ते हैं, तो बायोलॉजिकल स्पीसीज़ का मतलब होता है, आज के टाइम पे जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज़ मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच हैव एबिलिटी टू इंटरब्रीड इन नेचर टू प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मतलब जो स्पीसीज़ है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों का समूह है जिनमें प्रेजेंट लोगों के पास ये एबिलिटी है कि वो अगर आपस में इंटरब्रीड करें तो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को राइज करेंगे। अब इसमें जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो फर्टाइल होगा, और दूसरी बात साथ साथ में ये है कि जो इंटरब्रीडिंग होगी वो फोर्सफुली नहीं होगी, वो ह्यूमन इंड्यूस्ड नहीं होगी, वो नेचुरल होगी। ये दो चीज़ें इस डेफिनेशन में बहुत ध्यान रखने वाली हैं। क्या है डेफिनेशन, उसको मैं भी लिख दे रहा हूँ। बायोलॉजिकल स्पीसीज़ की स्पीसीज़ की डेफिनेशन दरअसल ये है, मैं लिख देता हूँ कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which have ability to interbreed in nature to produce fertile offspring। तो स्पीसीज़ क्या है? स्पीसीज़ दरअसल एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिनके पास एबिलिटी है कि अगर वो इंटरब्रीड करें नेचर में तो वो राइज करेंगे एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को। तो इसमें से जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो ऑफस्प्रिंग का फर्टाइल होना और दूसरा इस इंटरब्रीडिंग का नेचुरल तरीके से होना। नेचर ये ह्यूमन इंड्यूस्ड नहीं होनी चाहिए या फिर ये फोर्सफुली नहीं होनी चाहिए। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में एक ख़ास बात ये होती है, जैसे कि मैंने कहा कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसमें कुछ लोगों का समूह होगा। तो स्पीसीज़ में जितने भी मेंबर्स होते हैं, जैसे हम होमो सैपियंस हैं, हम ह्यूमंस को होमो सैपियंस कहा जाता है। होमो जो है वो जीनस है और सैपियंस जो है वो स्पीसीज़ है। तो अगर हम पूरी मानव जाति की जो स्पीसीज़ है उसमें से किन्हीं दो ऑर्गेनिजम्स को निकाल लेते हैं रैंडमली, तो हम ये पाएंगे कि उन दोनों ऑर्गेनिजम्स का जो जीनोम है वो सिमिलर है। अब जीनोम सिमिलर होने का मतलब क्या है कि अगर हम उनकी क्रोमोसोम को देखें, उनके सेल में जो क्रोमोसोम है दरअसल तो उनमें जो नंबर ऑफ जीन्स होंगे वो और उनकी लोकेशन दोनों चीज़ें कॉमन होंगी। यही होता है जीनोम का कॉमन होना। दरअसल जो हमारे जीन होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर एक के बाद एक लीनियरली अरेंज्ड होते हैं, ऐसा बताने वाले मॉर्गन थे, ठीक है। तो अगर हम किसी स्पीसीज़ के किन्हीं दो रैंडम मेंबर्स को निकालते हैं तो उनका जीनोम कॉमन होगा। जीनोम कॉमन होने का मतलब ये होता है कि उनमें जो नंबर ऑफ जीन्स होंगे और उनकी जो लोकेशंस होगी वो कॉमन होगी, ठीक है। यही होता है बायोलॉजिकल स्पीसीज़ का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मेंबर्स ऑफ स्पीसीज़, जो मेंबर्स ऑफ स्पीसीज़ होते हैं, मेंबर्स ऑफ स्पीसीज़ शेयर कॉमन जीनोम, कॉमन जीनोम का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ जीन और उनकी जो लोकेशंस होगी, कहाँ? क्रोमोसोम पर। वो बिल्कुल सेम होगी।
मेंबर ऑफ स्पीसीज शेयर अ कॉमन जीनोम। ठीक है, ये स्पीसीज़ है, ये थोड़ा सा जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा जेनेटिक बेसिस पर चली गई, बट ये है आमतौर पे हम क्या करते हैं वो जीवनी को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। उसमें से जो समझने लायक चीज़ है वो ये है, और पूरी की पूरी जो उनकी उनकी जो बायोग्राफी दी गई है उसमें से मुझे ये लगता है कि जो सबसे दो इम्पॉर्टेंट हैं वो यही दोनों हैं कि उनको 20वीं सेंचुरी का डार्विन कह के पुकारा जाना लोगों के द्वारा, और दूसरा ये है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज़ की डेफिनेशन क्या होती है। और अगर कभी कोई ये पूछ दे कि कॉमन जीनोम क्या होता है, तो जीनोम के कॉमन होने का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ जीन्स होंगे वो सेम होंगे, और न सिर्फ वो उनके नंबर सेम होंगे बल्कि उनकी जो लोकेशंस क्रोमोसोम पर होगी वो भी सिमिलर होगी। और जीन का जो लीनियर अरेंजमेंट होता है क्रोमोसोम के ऊपर, ऐसा बताने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मॉर्गन। तो आई होप इतना इनफ है। सो जय हिंद, जय भारत।